हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लासेस में। मैं अंकित शर्मा आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरणीय कानून यानी इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में एक वीडियो जो हमारा पार्ट 1 है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के जो परिसीमन कारक हैं वो क्या हैं, ठीक है, और प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के कारण और कारक क्या हैं, आप प्रदूषण को किस प्रकार से रोक सकते हैं, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए जो उपाय हैं उनकी सामान्य शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता के उपबंध हैं जो प्रदूषण को रोकते हैं और जो रोकने में किस प्रकार से सहायता करते हैं। भारतीय दंड संहिता के जो उपबंध हैं उनके विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरणीय कानून को समझने से पहले सबसे पहले हमें, जैसे कि आज तक हम पढ़ते आए हैं, कि पर्यावरणीय कानून यानी कि एनवायरमेंटल लॉ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण जो है ये हो गया आपका पर्यावरण। पर्यावरण हम पढ़ते आए हैं कि ये मेड बाय 2 वर्ड्स है ना, परि प्लस आवरण। ठीक है जी, यानी कि एक आवरण जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय कानून की बात कर रहे हैं। जहाँ पर कानून शब्द आ जाता है, इसका मतलब वो परिभाषा, वो अर्थ भी एक अपने आप में विशेष अर्थ रखता है। इसको हम पढ़ेंगे कि देखिए, यहाँ पर परि यानी चारों ओर, आवरण यानी कि सराउंडिंग्स, यानी कि उन सभी कारकों को इसके अंदर में शामिल किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन के प्राकृतिक प्रतिवेश यानी कि सराउंडिंग्स पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मानव जीवन के जो प्राकृतिक प्रतिवेश है, सराउंडिंग्स है, उन पर जो प्रभाव पड़ता है वो सारे जो फैक्टर्स हैं उनको शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर में। और एक बात बता दें कि पर्यावरण के बिना मनुष्य का जो अस्तित्व है वो हो ही नहीं सकता। ठीक है गाइज, अब कुछ एक परिभाषाएं हैं। हम कुछ विधि विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को दिया है, अपने विचारों में, अपने शब्दों में कहा है। तो जैसे एक परिभाषा है डॉक्टर पी.एन. खोशू के मत अनुसार, डॉक्टर पी.एन. खोशू, उन्होंने कहा है कि पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों के योग को कहते हैं जो सभी अंगों के विकास तथा जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किनको? जो सभी अंगों के विकास और जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, पर्यावरण एक ऐसी विषय वस्तु है जो मानव जीवन के प्रत्येक अंग, चाहे वो दैनिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी अंगों को, सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। एक परिभाषा है संयुक्त राज्य पर्यावरण गुणवत्ता समिति। तो संयुक्त राज्य पर्यावरण गुणवत्ता समिति के अनुसार परिभाषा जो है वो मनुष्य की कुल पर्यावरण संबंधी प्रणाली में न केवल जीवमंडल यानी बायोस्फीयर शामिल है, बल्कि उसके प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित परिवेश के साथ उसकी अंतःक्रिया भी शामिल होती है। जो इसकी अंतःक्रिया है वो भी शामिल होती है। और एक है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, उसमें बताया है पर्यावरण जीव, जो पर्यावरण के अंदर में जीव हैं वो भौतिक तथा जैविक दोनों पर कार्य करते हुए बाह्य प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र, अर्थात अन्य जीव, व्यक्ति की प्रतिवेशी प्रकृति जो सराउंडिंग्स नेचर है, उनका बल है, ये बताया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने। ठीक है, देखिए, ये जो परिभाषाएं हैं इनको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि लॉ में किस व्यक्ति ने कौन सी परिभाषा दी है उसी से संबंधित और वही वर्ड को हमें बताना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो है हमारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
सेक्शन 2 क्लोज 9 के अनुसार, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क्लोज 9 के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि 3 चीज हैं और अंतर संबंध शामिल हैं, जो जल, वायु तथा भूमि और मानव जीव, अन्य जीवित प्राणियों, प्रादपों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के मध्य विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, जो प्राणी, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, यानी छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनके मध्य संपत्ति के मध्य जो विद्यमान है वो पर्यावरण के अंदर में शामिल किया जाता है। अभी देखो, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या है कि सबसे पहले 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थिति का मतलब होता है इकोलॉजी। ठीक है जी। और एक होता है हमारा जीवमंडल। तीसरा पॉइंट होता है जी हमारा जीवमंडल, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है गाइस। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर में ये है कि मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है, जल, वायु, सूर्य के प्रकाश से निर्मित, यानी कि हर एक चीज का सहयोग है, योगदान है। जो भी मनुष्य ग्रहण करता है, जो भी मनुष्य उत्सर्जित करता है, वो सब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है। हालांकि इसके अंदर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, भौतिक पर्यावरण में केवल पौधे और पशु आते हैं। भौतिक पर्यावरण वेरी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, कि जो भौतिक पर्यावरण होता है इसके अंदर में ध्यान रखने वाली बात है कि जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंदर में आपके कौन आते हैं, पौधे और पशु। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, देखिए इसमें एक परिभाषा है, संयुक्त राज्य पर्यावरण गुणवत्ता समिति ने एक परिभाषा दी थी इकोलॉजी के अंदर में। वो है कि पारिस्थितिकी जैविक, जो जीवित जैविक और उनके जीवन और गैर जीवित प्रतिवेशों, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो सराउंडिंग्स है, उनके बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों का जो मकड़ जाल है वो हमारा इकोलॉजी है। ठीक है। और इकोलॉजी का जो अर्थ है वो जीवित जैविकों के आसपास उनके निवास और जीवन के ढंग, इन सब के संबंध को निस्तारित करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा भी है। जो इकोलॉजी है हमारी जीव विज्ञान की एक शाखा भी है। ठीक है। और तीसरी बात आती है साहब हमारी बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। देखिए बायोस्फीयर, जीवमंडल ये पृथ्वी की सतह का एक भाग है। जो पृथ्वी की सतह है जिस पर जीवन पाया जाता है उसको हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जल है, भूमि है, जीवित जीव हैं, है ना, और उनके लिए जो इमारती लकड़ियां हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जीवमंडल के तहत आती हैं। इसमें हमारा क्या कहते हैं कि जैसे भौतिक और जैविक पर्यावरण है, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर में आएंगी। जो जीवमंडल है, चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो, चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो, ठीक है, या वो जैविक पर्यावरण हो। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर में आएंगी, ये मेन बात है याद रखने वाली। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके परिसीमनकारी कारकों के बारे में। परिसीमनकारी यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, परिसीमनकारी कारक, तो ये हमारा परिसीमनकारी कारक है, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स, LIMITING, लिमिटिंग फैक्टर्स। तो जो लिमिटिंग फैक्टर्स है इसमें ये आता है आपका जो जैविक और जैविकों के समूह की उपस्थिति और सफलता की स्थितियों पर जटिलता, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
उन सब पर जो आधारित है, यानी कोई स्थिति जो सहन करने की सीमा तक पहुंचती है या उनका उल्लंघन करती है ना, परिसीमनकारी स्थिति का परिसीमनकारी कारक कही जाती है। यानी कि वो स्थिति जो एक लिमिटेशंस को क्रॉस करती है, उनका उल्लंघन करती है, जो लिमिटिंग फैक्टर्स है वो उन कंडीशंस का जो लिमिटिंग फैक्टर्स कहे जाते हैं, ये हमारे परिसीमनकारी जो है कारक होते हैं। अब इसके अंदर में जो जैसे कि जो पर्यावरण है इसको प्रभावित करने के लिए 3 मूल कारण होते हैं, 3 जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स, ठीक है जी, यानी कि 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन सा? सबसे पहले तो देखिए जी, इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में साहब वृद्धि, ठीक है जी, जनसंख्या वृद्धि। दूसरी बात है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है उनका जो प्रयोग है, उद्योगों का अविवेकपूर्ण प्रयोग है ना, उद्योगों का अविवेकपूर्ण प्रयोग, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लालच के वशीभूत होकर के जो उसको अचीव करना है कुछ भी करे जा रहा है ना। पॉइंट नंबर 3, जो भूमि का जो प्रयोग है उस पर नियंत्रण की कमी है ना, यानी कि कंट्रोल करने की कमी, भूमि के प्रयोग में नियंत्रण की कमी। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर में आती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे क्या कि जो जीवमंडल का संरक्षण है, जो संरक्षण उसको कैसे किया जाए, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है जी, जो प्रिजर्वेशन है यानी कि संरक्षण है बायोस्फीयर का, वो किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप जो हैं बचपन से पढ़ते आए हैं जीवमंडल के संरक्षण के बारे में, क्योंकि देखो मानव को जीवित रहने के लिए जो है जीवमंडल का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जैसे कि वर्तमान और भविष्य के मानवीय प्रयोग हैं, मान ले अभी जैसे युद्ध चल रहा है देशों में, मतलब अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में सब लोग इतने व्यस्त हैं, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े को ज़्यादा समझना वो वाली बात है। तो अभी एक बात करते हैं हम सामुद्रिक परितंत्र है उसके बारे में, यानी कि जो मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, जो मैरीन इकोसिस्टम है, सामुद्रिक परितंत्र, ठीक है सब, मैरीन इकोसिस्टम, यानी कि ये जो है जीवमंडल संरक्षण का जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संरक्षण जो है अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे, और ये किसी भी तरह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अब जो सामुद्रिक पारितंत्र हैं, जल है उसको शुद्ध रखने के लिए जो जलीय जीव हैं उनका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं जो सामुद्रिक पारितंत्र है। तो अब हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में। देखो, अगर प्रदूषण के अर्थ के बारे में हम लोग बात करें तो जो प्रदूषण है उसको कानूनी रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। फिर भी सामान्य अर्थ में प्रदूषण को पर्यावरण के ऐसे ढंग और संदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवित और अजीवित स्वास्थ्य के प्रति संकट या संभावित संकट उत्पन्न करते हैं। यानी कि प्रदूषण का मतलब जो जीवन को संकट में लाने की कोशिश करते हैं। इसको शॉर्ट में निपटाते हुए हम आगे चलते हैं प्रदूषण के कारण के बारे में। चलिए, प्रदूषण के कारण देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण केवल पॉइंट आप याद करिए और एग्ज़ाम में उसको लिख सकते हैं, और क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रदूषण वगैरह के बारे में, क्योंकि चूँकि ये लीगल है और लॉ है, लॉ में थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ता है। तो प्रदूषण के जो कारण है, पहला कारण दोस्तों जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी प्रदूषण, ज़रूरतें बढ़ेंगी, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा
औद्योगिक क्रियाकलाप, औद्योगिक क्रियाकलाप, उद्योगों से निकलने वाले धुएं हैं, पानी हैं जो जल को गंदा करते हैं, वायु को दूषित करते हैं। जनसंख्या बढ़ती है तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उद्योगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके बारे में। अगर आप बात करें कि जो प्रदूषण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। प्रदूषण का वर्गीकरण, चलिए देखिए, इसको हम सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक प्रदूषण के बारे में, है ना। जो एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है हमारा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। एक नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है, कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक प्रदूषण हो गया, कृत्रिम प्रदूषण हो गया। प्राकृतिक प्रदूषण जो होता है, जैसे अर्थक्वेक है, बाढ़ है, यानी कि भूकंप है ना, भूकंप, इसके अंदर में बाढ़ आ जाएगी आपकी, इसके अंदर में सूखा पड़ जाता है। जैसे ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि सूखा पड़ गया इसको रोक लेना, है ना, सूखा पड़ना और चक्रवात आना, साइक्लोन। ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक प्रदूषण हो गए। अब जो कृत्रिम प्रदूषण है, कृत्रिम प्रदूषण तो आप विशेष प्रकार से जानते हैं भाई, मनुष्य अपने ज़रूरत के लिए जो यूज़ करता है वो सारे कृत्रिम प्रदूषण के अंदर में आते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, भाई फैक्ट्रियों के जो धुएं हैं वायु को प्रदूषित करते हैं, और उनसे निकलता हुआ पानी जो है वो जल को प्रदूषित करता है, और जो पॉलीथीन है वो भूमि को प्रदूषित करती है ना, और जो फसलों में यूरिया वगैरह डाला जा रहा है वो खाद्य पदार्थों को प्रदूषित करता है ना, और जो तेज़ आवाज़ में साउंड बजाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारी ध्वनि प्रदूषण करती हैं। और जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, जैसे जैसे नेटवर्किंग, जो हमारी ये चीज़ें हैं, मतलब हम लोग तरक्की कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें बात करें यदि हम प्रदूषण के कारक के बारे में, प्रदूषण के कारक क्या कौन कौन से कारक हैं, बस ऐसे ही शॉर्ट में निपटा लेते हैं। देखिए, मनुष्य का जल संसाधन जो है उनके प्रयोग हैं, और वायु में प्रदूषकों को छोड़ना है, गंदगी और अपशिष्ट जो जल है उसका अनिस्तारण है, ठोस अपद्रव्यों का अनुचित प्रबंधन है, रोग वाहक हैं, है ना, और खाद्य संरक्षण में असफलता है, और आयनीकरण, विकिरण है, उत्सर्जन है, और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, ताप है, ताप यानी टेम्परेचर, और जो शोर है उसका अनुचित प्रबंध होता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने जो रात में 10 बजे के बाद अगर साउंड मतलब उसको चलाते हैं तेज़ आवाज़ में, तो IPC 268 के तहत उसको पनिशेबल ऑफेंस दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो मेन बात है अब आई है निकल के, वो क्या है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, यो आ गया जी तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये बना था हमारा 1986 में। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं या इसका जो उद्देश्य है वो क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए साहब, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसकी विशेषता है, सबसे पहले जानेंगे हम इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, उद्देश्य क्या थे, इस जो ये एक्ट आया है इसको पारित होने का क्या उद्देश्य था। देखो, इसको पारित होने का उद्देश्य ये था कि जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है, जो गंभीर समस्या उभर कर वर्तमान में आई है, इससे भाई देखो, पशु पक्षी हैं, मानव है, और सभी लोग प्रदूषण से पीड़ित हैं। लोग विकलांग हो रहे हैं, अंधापन आ रहा है, बहरापन आ रहा है, भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है ना। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक नियम बनाया गया कि भाई अब
अगर ऐसा होगा तो ये होगा, है ना। जैसे कि एक था हमारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, में एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम जो हुआ था हमारा जून 1907 में, जिसमें भारत ने भी 1972 में, ठीक है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था सम्मेलन में। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक निर्णय लिए गए थे, ठीक है। जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता मानते हुए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया भारतीय संसद ने। और ये अधिनियम एक विशेष विधि है जो सामान्य विधियों पर प्राथमिकता रखती है, ठीक है। इसलिए इसे पारित करने का जो मेन उद्देश्य था, किसको, कि पर्यावरण संरक्षण 1986 को पारित करने का जो मेन उद्देश्य था विभिन्न हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए, ठीक है। और इसका जो नाम है, संक्षिप्त नाम है या विस्तार है, इसके प्रारंभ है, इसके बारे में बात अगर हम करें तो ये जो है 1986 की क्लोज 1, है ना जी, के अंदर में सेक्शन 1 और क्लोज 1 यानी कि धारा 1 में बताया क्या, कि इसका जो विस्तार है पूरे भारत पर होगा। यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार, कोई भी अधिनियम है वो उसी तारीख से लागू होता है जो केंद्र सरकार मतलब शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के तहत उसको जारी कर देता है, वो तभी से होता है, कोई भी हो, ठीक है। और ये जो है 19 नवंबर 1986 से जो है पूरे भारत पर जो है लागू है, ठीक है। 19 नवंबर 1986 से पूरे भारत पर लागू है। अब जैसे प्रदूषण है, इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रदूषण के प्रकार हैं। एक तो आपका वायु प्रदूषण हो गया, है ना जी, जल हो गया, है ना जी, आपका भूमि प्रदूषण हो गया, और आपका जो रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया, आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया। ये इतने प्रकार के हमारे प्रदूषण हैं। तो इन सब प्रदूषणों को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब बात करेंगे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंगली जो केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ क्या हैं। देखिए जो केंद्र सरकार है उसने पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है मूल अधिकारों की शक्तियाँ प्रदान की हैं, यानी कि मूल अधिकारों में उसको लाए हैं। पहला मूल अधिकार, ठीक है, फिर उसको लाए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP। और जो इसके 1986 का जो एक्ट है, इसकी धारा 3 से 6 तक जो प्रोविज़न्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपने दायित्वों को पूरा करने के जो प्रावधान हैं धारा 3 से 6 तक हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 से 6 तक। इसमें वो क्या कर सकते हैं भाई, उसको जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी गुणवत्ता के लिए, उसको रोकने के लिए नियम को बनाना और अधिकारियों की नियुक्ति करना, है ना, और उनके कार्यों को बताना, ठीक है। जैसे अधिकारियों की नियुक्ति है, मान ले अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो धारा 4 के अंदर है। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो धारा 4 के अकॉर्डिंगली एक अधिकारियों को नियुक्त करेगी और उसको कार्य बताएगी, ठीक है। और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है वो है धारा 6 में, है ना।
यानी कि पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको बनाने की जो शक्ति है वो धारा 6 में निहित है। ठीक है। और जो निर्देश देने की शक्ति है, जो डायरेक्शंस को हैं, जो डायरेक्शंस हैं, दिशा निर्देश देने की पर्यावरण से संबंधित, वो जो है धारा 5 में निहित की गई है। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें एक केस था वी लक्ष्मीपति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, है ना, VLAKSH लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये ऑल इंडिया रिपोर्ट 1992 का केस था, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस केस में एक निर्णय दिया था कि जो स्वच्छ पर्यावरण मानव समाज के लिए आवश्यक है, यह संविधान के अनुच्छेद 21, ठीक है, के अंतर्गत उसका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ठीक, जो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली है। सरकार को इस दिशा में सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए और इसके लिए आवासीय बस्तियों और में जो स्थापित औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी प्रक्रिया पर यदि रोक भी लगानी पड़े तो ऐसा किया जाना युक्ति युक्त होगा, यानी कि वो उचित होगा अगर ऐसा किया जाता है। तो ये बताया गया था हमारा वी लक्ष्मीपति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। अब हम बात करेंगे क्या कि जो प्रोविज़न्स हैं जो आईपीसी के तहत हैं, जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, है ना। यानी कि प्रोविज़न्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोविज़न्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशंस। ठीक है जी। जो पोल्यूशन को रोकने के लिए जो किसमें, आईपीसी में कौन कौन से हमारे प्रोविज़न्स दिए गए हैं। ठीक है। जैसे एक होता है हमारा पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उत्पात। ठीक है, लोक उपताप यानी कि पब्लिक न्यूसेंस। जो हमारा आईपीसी सेक्शन 268 के अकॉर्डिंगली अगर कोई लोक बाधा का दोषी है तो यानी इसमें होता क्या है कि जो जनसाधारण है, जो लोग हैं, आसपास रहने वाले हैं, है ना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना या उनको कोई सामान्य क्षति देना या संकट देना या किसी भी प्रकार का कष्ट देना, ठीक है, तो उसमें जो है आईपीसी 268 के तहत जो है वो पनिशेबल होगा। ठीक है। और जो है आईपीसी सेक्शन 290 जो है 290 के अकॉर्डिंग लोक उपताप के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक उपताप करेगा यानी कि पब्लिक न्यूसेंस करेगा जो संहिता द्वारा दंडनीय नहीं है, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का होगा दंडित किया जाएगा। अगर उसको मतलब कोई ऐसा उसका अपराध है जो दंडित नहीं किया जा सकता तो फाइन देगा। ठीक है, पहली बात है। सेकंड बात है जी हमारी उपताप बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। ठीक है, कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर पहले ही उसको नोटिस दे के या को पनिशमेंट या फाइन दे के उसको मतलब पनिश किया गया है और उसके बाद भी वह उस कार्य को करेगा तो इसमें जो है आईपीसी 291 के अकॉर्डिंगली धारा 291 भारतीय दंड संहिता के अनुसार 6 माह की अवधि या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है
उसको पहले जो आईपीसी की सेक्शन 142 और 143 के जो अधीन रेमेडी है वो मिल जाएगी। ठीक है। अगली बात है उपेक्षापूर्ण कार्य यानी कि नेग्लिजेंस यानी कि इसमें जो पनिशमेंट होता है वो आईपीसी 270 के अकॉर्डिंगली इसमें पनिशमेंट मिलता है। जैसे अगर किसी की खुद असुरक्षा करते हैं हम, जैसे संक्रमण फैलाना, मान लिया मुंह पे मास्क नहीं लगाया तो 270 लग गई। कोरोना है या बीमारी है, संक्रमण फैलाते हैं, 270 लग गई। ठीक है। तो यानी कि कोई भी ऐसा काम जो नेग्लिजेंस के कारण होता है उसमें 270 जो है पनिशेबल है। और अब बात करेंगे हम तो लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलुषित करना। मान लिया अगर कोई व्यक्ति यह जानकर कि मान लिया अगर कोई मतलब झरना है, तालाब है, वो जल मतलब प्रयोग में आने वाला है, इस उद्देश्य से उसको जो है दूषित करेगा कि वह कम उपयोगी हो जाए, तो इस दशा में उस व्यक्ति को आईपीसी 277 के तहत 500 रुपये या 4 माह तक की सज़ा, ये डिपेंड या दोनों, ये डिपेंड करता है न्यायाधीश महोदय पर, वे दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है। और पांचवी बात हमारी है, हाँ पांचवा आ रहा है, पांचवा है वायुमंडल को स्वस्थ रखने के लिए अपायकर बनाना, यानी कि मेकिंग एटमॉस्फेयर नोक्सियस टू हेल्थ। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जो अपायकर बनाया जाता है यानी कि वायुमंडल को जो दूषित किया जाता है, आसपास पड़ोस में रहने वालों को परेशानी आती है, तो उसमें जो है भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा जो है 278 के अकॉर्डिंगली 500 रुपये का जो है प्रावधान है दंड का या सज़ा का, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात है, जैसे लोक जल विकास में नुकसानदायक या जल प्लवन या बाधा उत्पन्न करने पर जो मिसचीफ होता है उसके लिए। ठीक है। तो उसमें क्या है, इस केस में जो आईपीसी की धारा 432 है उसका कहना है कि जो कोई किसी ऐसे कार्य को करने द्वारा रिष्टि करेगा जिसमें किसी लोक जल निकास में क्षतिप्रद होगा या नुकसानप्रद होगा, तो उसमें उस व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, है ना, 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ये डिपेंड करता है न्यायाधीश महोदय पे, वो दोनों भी दे सकता है। ठीक है। अगली बात हम करेंगे, अगर कोई व्यक्ति जो है नुकसान पैदा करने के उद्देश्य से कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करता है, तो अगर मतलब किसी को नुकसान होता है विस्फोटक पदार्थ से या किसी ऐसी चीज़ का वो प्रयोग करता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो है आईपीसी का जो सेक्शन है 435 उसके अकॉर्डिंगली उसको 7 वर्ष तक की सज़ा होती है, तक सज़ा का प्रावधान है। ठीक है। मतलब जैसे आग जला लेना, पॉलीथीन जलाने से जो है पनिशमेंट मिलता है, भाई उसका जो धुआं है लोगों को नुकसान देगा, है ना। अब है जो हमारे गृह राज्य है उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अग्नि या विस्फोटक का प्रयोग करना, इसमें 436 है और 10 साल की सज़ा है। यानी कि अगर कोई स्टेट के लिए, जो पूरे स्टेट को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी विस्फोटक का, कोई बम वगैरह का प्रयोग करता है, तो उसमें 10 साल की सज़ा, यानी कि फॉर स्टेट आईपीसी 436 और सज़ा है जी 10 वर्ष। तो जो पॉइंट्स हमने बताए थे ये तो थे वो। अब आशा करता है आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि भी कैसा लगा कैसा नहीं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चाहे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।